Hello 10th class. Today we will going to do the second chapter of history, nationalism in India. इंडिया में कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in the people understanding who they were. So, what is the meaning of the people understanding of who they were? So, if we see the Europe, अगर हम यूरोप में देखें तो अलग अलग छोटे छोटे देश है. तो छोटे छोटे देश बने हुए हैं किसी कल्चर के मुताबिक, किसी लैंग्वेज के मुताबिक. तो मतलब उनकी एक पहचान है कि हर किसी एक देश की. तो उनमें उन वे लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं उन सब लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है अपने कल्चर को लेके. एंड वट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. New symbols and icons, new songs and idea forged new links and redefine the boundaries of communities. In most countries, the making of this national identity was a long process. How did the consciousness emerge in India? सो ऐसा नहीं होता है कि ये सब जो सब चीज़ें होती है किसी भी नेशन का बनना किसी कल्चर के बेस पे, किसी लैंग्वेज के बेस पे, किसी एक कम्युनिटी के बेस पे, मतलब एक नई आइडेंटिटी के बेस पे, तो उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है. तो ऐसे ही मतलब एक लंबी प्रोसेस होती है. ऐसी ही प्रोसेस जैसे इंडिया में हुई है हम उसको इस चैप्टर में जानेंगे कैसे हुई है. इन इंडिया, as in many other colonies, the growth of the modern nationalisms is intimately connected to the anti-colonial movement. What is the anti-colonial movements? So when जब इंडिया was uh, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, तब ऐसा था कि लोगों को सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के मुताबिक करनी पड़ती थी. तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता था. तो अगर हम किसी भी देश में नेशनलिज्म लेके आना है तो हमें ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ती थी जो उस सरकार के खिलाफ हो, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो. तो उन मूवमेंट को हम कहते हैं एंटाई कॉलोनियल मूवमेंट. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialisms. The sense of being oppressed under colonialisms provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialisms differently. Their experiences were varied and their notions of the freedoms were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not merge without conflict. तो हर किसी के लिए सोच अलग अलग हो सकती है. हर किसी व्यक्ति की सोच फ्रीडम को लेके भी अलग अलग हो सकती है. तो ऐसे ही जब हमारा इंडिया जब ब्रिटिश लोगों के अंडर था तो मतलब उसमें रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग थी. हर किसी को फ्रीडम तो चाहिए थी लेकिन वो एक अलग आइडेंटिटी मतलब एक अलग आइडियोलॉजी रखते थे कि हमें किस तरह फ्रीडम चाहिए होती थी. तो जब महात्मा गांधी थे एक मतलब बड़े अच्छे लीडर थे जिन्होंने मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी. तो उनका मानना ये था कि हमारे देश में बेशक से रहने वाले लोग उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है लेकिन उनका मुद्दा एक ही है, फ्रीडम. तो द यूनिटी डिड नॉट मर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. यूनिटी जब तक नहीं आएगी जब तक लोग जो आपस में रहने वाले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. हालांकि हमारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था लेकिन एक यूनिटी भी थी. उसी यूनिटी की वजह से हम स्वतंत्र हुए थे अंग्रेज़ों से. In earlier textbook you have read about the growth of nationalisms in India up to the first decades of the 20th century. In this chapter we will pick up the story from the 1920 and study the non-cooperation and the civil disobedience movements. We will explore how the Congress sought to develop the nation movement, how the different social groups participated in the movement and how the nationalisms captured the imagination of peoples. तो हम इस चैप्टर में 1920 के बाद जो भी मूवमेंट्स हुई स्वतंत्रता के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, द खिलाफत आंदोलन क्या था, नॉन कॉपरेशन क्या था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें. In the year after the 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggles. How do we understand these developments? What implications did they have? तो 1919 के बाद बहुत सारी ऐसी नेशनल मूवमेंट हुई थी जो तरह तरह के सोशल ग्रुप्स थे उन लोगों को साथ में लेके आना स्टार्ट कर दिया था.
मतलब बहुत तरह तरह की डेवलपमेंट होने लगी थी। 1919 से पहले मतलब ऐसे काफ़ी मूवमेंट्स नहीं थी, मतलब ऐसे मूवमेंट्स नहीं थे जिसमें काफ़ी लोगों की हिस्सेदारी हो, बल्कि केवल लिमिटेड लोगों की हिस्सेदारी थी। लेकिन 1919 के बाद जो मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई, उनके बाद काफ़ी लोगों ने भाग लेना स्टार्ट किया, काफ़ी तरह तरह की कम्युनिटी साथ में आने लगी थी, जिसकी वजह से एक यूनिटी क्रिएट हुई थी और हमारे जिसमें नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। First of all, created a new economic and political situation. The war created a new economical and political situation. It led to the huge increase in the defense expenditures, which was financed. It led to a huge increase in defense expenditures, which was financed by war loans, increasing taxes, custom duties were raised, and income tax introduced. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जब भी कोई वॉर होता है तो काफ़ी नुकसान होता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ऐसा ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत की हिस्सेदारी थी तो भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से, जो इकोनॉमिकल रूप से भी होता है, पॉलिटिकली रूप से भी होता है। तो किसी भी देश को रीबिल्ड करने के लिए वॉर के बाद काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। तो वही पैसे के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी वॉर लोन्स लिए, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए ताकि मतलब जो पैसे की कमी पड़ रही है उसको पूरा किया जा सके। और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो हमें जो हमारी सेना होती है उसका एक्सपेंडिचर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने करने स्टार्ट कर दी, लोगों पे कर्ज लगाने, सॉरी टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स सिंस इंक्रीज डबलिंग between the 1913 and the 1918, leading to the extreme hardship for the common peoples. Villages were called upon to supply soldiers, and a forced recruitment in the rural area caused the widespread anger. तो मतलब ऐसा हो गया था जब 1913 से लेकर 1918 के बीच में इंक्रीज, मतलब जो सेना में भाग लेने वाले लोग थे उनकी संख्या डबल हो गई थी, या मतलब जो भी लोग सेना में थे उनकी संख्या डबल हो गई थी, चाहे वो अपनी मर्जी से सेना में गए हो, चाहे उनका फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपको धक्के से सेना के अंदर डाल देना, मतलब आपकी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती है और आपको सेना में भर्ती कर दिया जाता है। तो विलेजेस में लोगों को बुलाया गया था सोल्जर्स की सप्लाई के लिए, मीन सोल्जर डिफेंस में डालने के लिए। विलेजेस आर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर्स। जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी एंगर, मतलब गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्हें उनकी बिना मर्जी के उन्हें सेना में भेजा जा रहा था। And then in 1980, 18, 19 and 2021, crops failed in many parts of India, resulting acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census 1921, 12 to 13 million people perished as a result of the famines and the epidemics. तो अगर हम देखें तो 1980 1990 2020 21 के बीच का जो पीरियड था उसके अंदर जो हमारी फार्मिंग थी, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, लगभग कोलैप्स हो गया था। कुछ मतलब जो फर्म्स थी, सॉरी जो क्रॉप्स थी, मतलब काफ़ी इंडिया के पार्ट्स में हो नहीं पा रही थी, और इसकी वजह से फेमाइंस आ गई थी, भुखमरी आ गई थी, खाने की कमी हो गई थी, और जो बेसिकली हम लेड किया एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की तरफ, जिससे मतलब एक एपिडेमिक आ गया था। अकॉर्डिंग 1921 की सेंसस के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार लगभग 12 से 13 लाख मिलियंस लोग पेरिश्ड हो गए थे। पेरिश मतलब ख़त्म हो गए थे ड्यू टू फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स, भुखमरी की वजह से, बीमारी की वजह से। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो मतलब लोग मतलब इतने थक चुके थे इन सब चीज़ों से, उन्हें लगा कि हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। पहले वॉर की वजह से, फिर फेमाइन की वजह से, फिर एपिडेमिक की वजह से। तो उसके बाद लोगों को इस वजह से लोग इकट्ठा आना स्टार्ट हुए, उन्होंने मतलब मूवमेंट से भाग लेना स्टार्ट किया, और फाइनली हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regimes with a novel method of the mass agitations, which is called the Satyagraha. तो महात्मा गांधी 1915 में भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी रेसिस्ट रजीम्स के खिलाफ, रेसिस्ट रजीम्स मतलब जो रंग के आधार पर लोगों को भेदभाव करते हैं उसके खिलाफ उन्होंने बोला था वहाँ पे, विद नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन,
मतलब उन्होंने लोगों को साथ में लेके आना स्टार्ट किया था वहाँ पे, और उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, विच इज़ कॉल्ड सत्याग्रह, इसको हम सत्याग्रह कहते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर्स ऑफ द ट्रूथ एंड नीड फॉर सर्च ऑफ द ट्रूथ। जो सत्याग्रह होता है उसका मेन काम होता है कि जो पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच की कितनी ताकत होती है, उसको एम्फेसाइज करना, उसको बताना कि हम सच के रास्ते पर चलेंगे, और हम सरकार को बताएंगे कि हम बताएंगे हमारे जो मतलब हमारे ऊपर ओप्रेस कर रहा कि हम हमें सत्य पता है, हमें पता है, हम सत्य पे विश्वास है, नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। और सत्याग्रह का मतलब है कि हम बिल्कुल एक ऐसे रास्ते से मतलब आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जिससे ना ही आपको हानि होगी, ना ही हमको हानि होगी, पर आपको लास्ट में जाके हार माननी पड़ेगी। It suggested that if the cause was true, if the struggles was against injustice, then physical force was not necessary fight the oppressors. अगर मान लो जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इंजस्टिस के खिलाफ, या फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो फिजिकल फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ज़रूरत नहीं कि हम ऑपरेशर जो हमारे से लड़ाई करें। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battles through the non-violence. This could be done by appealing the conscience of the oppressors. Peoples, including the oppressors, had to pursue to see the truth instead of being forced to accept truth through use of the violence. By these struggles, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed in this dharma ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो सत्याग्रह का सीधा सा मतलब था कि हम लोग सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो अगर हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आखिरकार जो हमारा ऑपरेसर है उसको भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। वो कब तक ऐसे देखता रहेगा, उसे कभी ना कभी आके हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम बस केवल सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। तो यही एक ऐसी मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movements in the various places. In 1970, he traveled to Champaran to Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो महात्मा गांधी ने जब 1915 में जब भारत लौटे थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी हमारा जो देश है उसमें मतलब काफ़ी जगह पे गए, और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 1917 में चंपारण बिहार में गए, वहाँ पे मतलब जो पेजेंट्स लोग थे, पेजेंट्स जो मतलब फार्म जो किसी एग्रीकल्चर लैंड पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने बोलना स्टार्ट किया चंपारण में अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा। 1917 में उन्होंने जो खेड़ा के डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट थे उनके लिए उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर्स एंड ए प्लेग एपिडेमिक, द पेजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन be relaxed. In 1980, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize सत्याग्रह movements amongst the cotton mill workers. तो महात्मा गांधी ने मतलब ऐसा नहीं था कि एक जगह से ही शुरुआत की थी सत्याग्रह आंदोलन की, उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को बताया था इसके बारे में, जहाँ मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उनको यूनाइट किया था। जैसे कि 1917 में वो खेड़ा में गए थे, जहाँ पे मतलब जो खेड़ा के पेजेंट्स लोग थे वो एपिडेमिक्स और क्रॉप फेलियर की वजह से इतने मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो टैक्स है सरकार ने लगाया है उसे पे कर सके। तो ऐसे तो महात्मा गांधी ने 1917 चंपारण में सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट किया। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात था वहाँ पे स्टार्ट किया। 1918 में वो अहमदाबाद में गए, जहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल्स के जो वर्कर थे उनके लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया, उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट की थी। Mahatma Gandhi on Satyagraha. It is said of the passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed, it calls the intensive activity. The movement in South Africa was not a passive but active movement. Satyagraha is not a physical force. Satyagraha does not inflict pain on the adversary. He does not seek destruction in the use of Satyagraha. There is a no will, ill whatever. Satyagraha is a pure soul force. Truth is the very substance of the souls. That is why the force is called Satyagraha. The soul is informed with the knowledge in its burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It is certain that India cannot rival Britain or Europe in the force of arms. The British warships, the war god, they can all them becomes as they are becoming better of arms. The hundreds of the millions in the Indian can never carry arms. They have made the religion of the non-violence their own.
तो इससे हमें पता लगता है कि सत्याग्रह का मतलब बेसिकली होता है क्या। सत्याग्रह बेसिकली हमें सत्य के रास्ते पर चलने का एक रास्ता होता है। हम मतलब जो हमारे सामने वाला प्रेशर होता है हम उसका विनाश नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर हमेशा से राज करता रहे। सत्याग्रह में हम मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये मतलब प्योर सोल फोर्स होती है, मतलब बिल्कुल ऐसा रास्ता होता है जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है। इसको हम सत्याग्रह कहते हैं। मतलब इसमें बेसिकली जो हमारी नॉलेज होती है उससे हम लोगों को हराते हैं। इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वायलेंस है सुप्रीम धर्मा। मतलब इसमें नॉन वायलेंस का कोई भी जगह नहीं होती है। मतलब सॉरी, वायलेंस की कोई जगह नहीं होती है। नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट धर्म, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, परम धर्म। तो सत्याग्रह मतलब ये होता है, सत्याग्रह के रास्ते पर चल के महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये थी हमारी सत्याग्रह मूवमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में द रोलेट एक्ट, और इससे आगे जो हमारा है वाई द नॉन कॉरपोरेशन। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।